नमस्कार मेरे साथियों, मैं आयुष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों देखिए, ये है हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे जून के महीने का कंपाइलेशन वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं कि इस संडे वाईफाई पे है मेरी बहुत ही शानदार यहाँ पे क्लास देखिए एनिमेशन केमिस्ट्री की। यदि आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वनडे एग्जामिनेशन की, तो केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार पोर्शन है जो लेने वाला मैं 12 घंटे लगातार सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से किसने कौन सा राज्य है जिसने शुरू की है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को शुरू किया गया देखिए यहाँ पे तेलंगाना राज्य के द्वारा, ये इसका सही आंसर है। आप देख पाएंगे कि तेलंगाना ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे मेडिसिन जो मेडिकल सप्लाईज है उन्हें देखिए शुरू किया है और इसका नाम दिया गया देखिए यहाँ पे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। और ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया है विकाराबाद एरिया हॉस्पिटल तेलंगाना के अंदर। तो हैदराबाद देखिए जो मूसी नदी किनारे जो क्षेत्र है वो कैपिटल है इसकी। के चंद्रशेखर राव देखिए मुख्यमंत्री है। यहाँ पे सौंदर राजन देखिए गवर्नर है। यहाँ पर ना दोहरी सदन मानी गई है, मतलब यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है। आप कह सकते हैं कि विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, जहां पे 119 सीटें विधानसभा में है, 43 सीटें विधान परिषद में है, लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आती हैं। और वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क भी है, महावीर हरि नेशनल पार्क भी है, मृगवानी नेशनल पार्क भी है। ये सबके सब मिलने वाले हैं तेलंगाना के अंदर। किसे री इलेक्ट किया गया है? कोल या को एआई आप कह सकते हैं। यहाँ पे कोल नहीं है, एक्चुअली को एआई है चेयरमैन फॉर 2021-2022। तो यहाँ पे जो सत्य आंसर वो है देखिए अजय पुरी। हम जब बात करेंगे तो भारतीय के जो एयरटेल हैं जिनका नाम है अजय पुरी, इन्हें री इलेक्ट किया गया है सीओएआई चेयरमैन फॉर 2021-2022। देखिए सीओए की हम जब बात करते हैं दैट इज सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे सीओएआई है। और प्रमोद कुमार मित्तल जो प्रेसिडेंट है रिलायंस जियो इन्फोकॉम के, ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अभी यहाँ पे आश्रित बने हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए एक किताब है जिसका नाम है बिलीव मी व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर। इसका जो सत्य आंसर है वो यहाँ पे सुरेश रैना। यस, तो यहाँ पे सुरेश रैना की देखिए ऑटोबायोग्राफी है जो रिलीज की जाएगी इसी महीने में, जुलाई के महीने में रिलीज की जाएगी एक्चुअल में। तो जून में क्वेश्चन आता है ये। तो यहाँ पे क्रिकेटर सुरेश रैना की देखिए ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है यहाँ पे क्या, आप कहेंगे बिलीव मी व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट हैव टॉट मी। ये सारी की सारी देखिए फेमस चीजें बनने वाली है, क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बात करेंगे यहाँ पे देखिए राहुल द्रविड़ के बारे में, तो यहाँ पे राहुल द्रविड़ भी का मैंने लिया क्या, नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दीवार के नाम से वो मैंने क्यों नहीं लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पे कौन सी, प्लेइंग इट माय वे, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ यहाँ पे युवराज सिंह की है, वीवीएस लक्ष्मण की है 281 बियॉन्ड, यहाँ पे ड्राइव इन विराट कोहली की है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ यहाँ पे सौरव गांगुली की है। ये सारे के सारे ऑटोबायोग्राफी हैं जो फेमस क्रिकेटर्स के देखिए इंडिया में एग्जामिनेशन बन जाता है। अभी हाल ही में हम देखिए जब बात करते हैं तो क्रिक ग्रू यहाँ पे पेवेलियन एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने इनिशिएटिव लिया है कि वो ऑनलाइन तरीके के माध्यम से यहाँ पे क्रिकेट की जो शिक्षा है ना वो देने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे ये, अभी हाल ही में देखिए कोस्ट गार्ड के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे लॉस को इन्फोर्स किया गया टू स्टार्ट ऑपरेशन ओलिवा। ये जो ओलिवा ऑपरेशन है किस राज्य में चल रहा है, यहाँ पे ऑलिव रिडल्स कछुओं को संरक्षित करने के लिए। तो भारत के अंदर देखिए वो कौन सा राज्य, इसका जो सत्य आंसर है वो है उड़ीसा। यस, उड़ीसा की देखिए जब बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल किनारे बहुत सारी नदियां आके मिलती है और खासकर यहाँ पे एक बहुत ही फेमस नदी है जिसका नाम है देवी नदी। यस, तो देवी नदी के किनारे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ऑलिव रिडल कछुए हैं वो आके प्रजनन की क्रिया करते हैं, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो वहीं पर देखिए इन्हें संरक्षित करने के लिए यहाँ पे हर साल एक ऑपरेशन चलता है जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया। और ये स्टार्ट किया गया था 1980s में। तो 1980 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी भारत के अंदर जो ऑलिव रिडल कछुए हैं उनको संरक्षित करने के लिए। देखिए ये है ऑलिव रिडल कछुआ, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो यहाँ पे 1980 में इनकी शुरुआत की गई थी और नवंबर दिसंबर के महीने में बेसिकली इसे देखिए मुख्य तौर पे मनाया जाता है। अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि राजा पर्वा फेस्टिवल है जो स्टार्ट किया यहाँ पे उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा की देखिए जब बात करते हैं तो वहां के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा अभी आशीर्वाद स्कीम को चलाया गया है उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता जी का देहांत यहाँ पे इस कोविड-19 की पैंडेमिक की सेकेंड वेव में हो गया था। अगर बात की जाए उड़ीसा के बारे में तो देखिए 1 अप्रैल 1936 को मनाते हैं उत्कल दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भुवनेश्वर कैपिटल है, 30 जिले पड़ते हैं, गणेशी लाल मुख्यमंत्री है, नवीन पटनायक गणेशी लाल यहाँ पे गवर्नर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और 21 सीट आती है लोकसभा में, 10 सीट आती है यहाँ पे राज्यसभा के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पे वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसने देखिए जर्दालू आम की जो पहली शिपमेंट है वो एक्सपोर्ट की है यूके को। तो जर्दालू आम देखिए भारत से भेजे गए हैं यूके में, किस राज्य के द्वारा? तो आंसर यहाँ पे बिहार। यस, तो बिहार के बहुत ही फेमस यहाँ पे आम है जिनका नाम है जर्दालू आम, और ये बेसिकली कहां से आते हैं? देखिए भागलपुर से आते हैं। और देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे जुलाई 22 को हम मनाते हैं देखिए नेशनल मैंगो डे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी हाल ही में देखिए जलगांव के जो बनाना है ना, इन्हें भी एक्सपोर्ट किया गया है। यहाँ पे जो जीआई टैग जलगांव बनाना है, इन्हें भी एक्सपोर्ट किया गया है। ये क्वेश्चन पूछेंगे। बिहार की जो बात करते हैं तो देखिए फगु चौहान यहाँ पे गवर्नर है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, पटना कैपिटल पड़ती है, 16 जिले पर 16 आते हैं देखिए राज्यसभा सीटें में, और 40 यहाँ पे क्या देखिए लोकसभा सीटें भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा यहां पे जारी किया गया हॉल ऑफ फेम में यहां पे 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो 7वें खिलाड़ी हैं भारत के, वो है वेनु मार्कंड। यस, तो यहां पे देखिए बिशान बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर के बाद यहां पे वेनु मार्कंड है जो 7वें खिलाड़ी बने हैं हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में देखिए ऑलराउंडर माने गए हैं वेनु मार्कंड जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्ल्ड गिवन इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो क्या है देखिए साथियों। तो वर्ल्ड गिवन इंडेक्स में जो भारत की इस बार जो रैंक है वो है 14वीं पोजीशन पे, 14 पोजीशन पे। उदारवादी की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे कोविड-19 की इस पैंडेमिक के अंदर भारत ने काफी उदारवादी नीति अपनाई है और कई देशों की सहायता भी दी है, उसके तहत देखिए इसमें बात की जा रही है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया, केनिया, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, घाना, न्यूजीलैंड, युगांडा देखिए ये कंट्रीज हैं। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो 14 कंट्री पे देखिए आता है कौन सा पे? भारत, हमारा प्यारा भारत, आप समझ सकते हैं। तो 114 कंट्रीज के अंदर यहाँ पे इंडेक्स जो बनाया गया था उसमें देखिए भारत है 14वीं पोजीशन पे, और चैरिटीज एड फाउंडेशन CAF के द्वारा इसे बेसिकली इनिशिएट किया गया है। ठीक है, 1974 में इस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा भारत में इसकी देखिए चीफ यहाँ पे ऑफिसर कौन है? तो वह है मीनाक्षी बत्रा। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे नेक्स्ट कि कॉर्सेरा के द्वारा यहाँ पे ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की जो वैश्विक स्तर पे जो आप कह सकते हैं जो रैंक है, ग्लोबली रैंक है, वो 67 में बात की जा रही है, रैंक 67 की है। तो इस रिपोर्ट के अंदर किस कंट्री ने टॉप किया? तो इस ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत की जो पोजीशन है वो है 67। देखिए हम बात करते हैं इसमें टॉप किसने किया है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें देखिए टॉप पर है स्विट्जरलैंड, द राइट आंसर इज यहाँ पे स्विट्जरलैंड। यस, आप देख पाएंगे कि ग्लोबल स्किल इंडेक्स जो कॉर्सेरा के द्वारा पे लॉन्च किया गया, तो इसमें देखिए इंडिया के अंदर यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत अभी भी यहाँ पे 67 पोजीशन पे है, और यहाँ पे टॉप किया है किसने? आप कहेंगे स्विट्जरलैंड ने। देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों तो हमारे अंदर ना ज्यादा देखिए कहा गया है कि यहाँ पे इफिशियंसी तो है, लेकिन स्टिल हम अभी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में, मशीन लैंग्वेजेस के अंदर, प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर, प्रोफिशिएंसी के अंदर अभी भारत थोड़ा सा पीछे है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो स्विट्जरलैंड की फर्स्ट पोजीशन पे है, लग्जमबर्ग सेकंड पर है, ऑस्ट्रिया थर्ड पर है। और यहाँ पे जब बात करते हैं तो उसका यूएसए, इसका जो कॉर्सेरा का जो हेडक्वार्टर पड़ता है, ये पड़ता है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट के जो नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं कौन यहाँ पे? भारतीय, जिनका नाम है सत्या नडेला। यस, तो सत्या नडेला जी देखिए बन चुके हैं यहाँ पे नए चेयरपर्सन, यहाँ पे नए चेयरमैन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे बन चुके हैं। आपको बता दो कि ये सीईओ है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए तो नडेला को देखिए यहाँ पे आपको बताऊं बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2019 मिला था, और साथ ही साथ यहाँ पे बैरेंस के जो वर्ल्ड 30 बेस्ट सीईओ की लिस्ट थी उसमें शामिल किया गया था इनको। ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। 1967 में जन्म हुआ है और 2014 के अंदर इन्हें रिस्पेक्टिवली यहाँ पे सीईओ बनाया गया था बाय माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे देख पाएंगे। अच्छा, भारत में भारत के अंदर जब बात की जाएगी तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कौन है? इनका नाम है अनंत माहेश्वरी। ये बहुत चर्चा में रहते हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिप्री, तो सिप्री ने क्या किया है? एक रिपोर्ट दी है जिसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि भारत के पास इस साल जनवरी अंत तक कितने परमाणु हथियार हैं। तो सिप्री के अनुसार जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि भारत के पास टोटल 156 यहाँ पे परमाणु हथियार है। और सही मायने में देखा जा रहा है तो भारत यहाँ पे परमाणु हथियार के मामले में पाकिस्तान से भी पीछे है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रही है यहाँ पे सिप्री की रिपोर्ट। देखिए तो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, जिसमें चाइना के पास है 350, पाकिस्तान के पास है 165 और इंडिया के पास है 156 यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स।
और इनके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि विश्व में 9 कंट्रीज हैं जिनके पास यहाँ पे परमाणु हथियार है। ऐसी बात मैं नहीं कह रहा, ऐसी बात सिप्री कह रही है। तो यहाँ पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये वो देश हैं, वो कंट्रीज हैं जिनके पास यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। तो विश्व के कुल 9 कंट्रीज हैं जिनके पास अच्छी खासी मात्रा में जो परमाणु हथियार है। और देखिए सिप्री की भी एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि भारत उन देशों में शामिल है जो अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो सेना पे खर्च करता है। तो भारत यहाँ पे 3rd पोजीशन पे है, आफ्टर यूएस, चाइना। यहाँ पे देखिए भारत यहाँ पे 3rd पोजीशन पे है, जो सबसे ज्यादा सैनिक खर्च पे, सेना पे खर्च करने वाले देशों में से एक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि भी हाल ही में पीएम मोदी जी ने वर्चुअली देखिए एड्रेस किया था 5वां एडिशन ऑफ विवाटेक को। तो ये विवाटेक का जो 5वां एडिशन था, ये किस देश में और किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका जो सत्य आंसर है वो है पेरिस, फ्रांस के अंदर। अब देखिए हम जब बात करते हैं तो पीएम मोदी जी ने वर्चुअली यहाँ पे एड्रेस की थी 5th एडिशन ऑफ द विवाटेक इन पेरिस। और इसके अंदर हम जब बात करेंगे मेरे साथियों, इसमें टैलेंट, मार्केट, कैपिटल, इकोसिस्टम और कल्चर ऑफ ओपननेस पे देखिए बात की गई थी। मोदी जी का कहना था कि भारत में आइए, निवेश कीजिए। किस मामले में? इन फील्ड के अंदर आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे हैं। और विवाटेक की जब बात करते हैं साथियों, तो विवाटेक यहाँ पे क्या है कि लार्जेस्ट डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट है यूरोप के अंदर, जो बेसिकली हर साल 2016 से पेरिस में आयोजित किया जाता है, जिसमें यूरोप के जितने भी स्टार्टअप्स है ना, वो सारे के सारे सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनॉग्रेशन के अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर थे, और इन्हीं के तहत यहाँ पे एक डिलीवर किया गया कीनोट को, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में निवेश कीजिए और निवेश में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। 16 से 19 जून के बीच में ये पेरिस में आयोजित किया गया था विवाटेक, जिसमें कहा गया कि यहाँ पे टैलेंट में जो बहुत ज्यादा है, मार्केट जो बहुत बड़ा है, कैपिटल्स में, पूंजी के अंदर, इकोसिस्टम और कल्चर ऑफ ओपननेस में यहाँ पे निवेश जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की जो देखिए तीसरी लहर संभावित है, जो हो भी सकती है और हो भी जाएगी, जैसा भी चल रहा ना सीन, मनाली में जा रहे हैं तो नो बेड्स, और पहले हॉस्पिटल में नो बेड्स था, मनाली में आजकल नो रूम्स चल रहे हैं। तो ये तो श्योर है कि देखो गारंटी तो बन रही है, ठीक है। हम लोग भी खतरों के खिलाड़ी है ना, दिक्कत तो ये है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जब बात करते हैं तो किस राज्य ने कोविड-19 की यहाँ पे तीसरी लहर के संभावित करते हुए 5,000 युवाओं को जो स्वास्थ्य सहायक है उसके रूप में प्रशिक्षित करने की योजना जो बनाई है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है दिल्ली की सरकार के द्वारा। तो यस, दिल्ली की जो गवर्नमेंट, उनका मानना है कि यदि यहाँ पे दोबारा से तीसरी लहर आ जाती है, जो आएगी, सत्य बात है, तो यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य सेवाएं फेल ना हो जाए। तो हुआ क्या था पिछली बार कि यहाँ पे देखिए दूसरी लहर के अंदर केसेस बहुत ड्रास्टिकली बढ़े थे और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया था। यहाँ पे डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए देखिए प्रॉपर नर्सेस नहीं थी, और यहाँ पे उनकी मात्रा भी काफी कम थी, और हमारे जो हॉस्पिटल थे वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड भी नहीं थे, ना ऑक्सीजन की सपोर्ट सिस्टम ज्यादा देखने को मिली थी। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम ना 5,000 युवाओं को देखिए ट्रेनिंग देंगे, ताकि अगर इस प्रकार से चीजें जरूरत पड़ती है तो उनके बैकअप के रूप में को यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पे बेसिकली आप कंसंट्रेटर, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को कैसे लगाते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं, ये इन सबकी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाने वाली है। और हाल ही में देखिए यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के लिए एक योजना चल रही है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। तो केजरीवाल जी का ये कहना है कि आप जहां पे वोट डाल सकते हैं वहां पे वैक्सीनेशन भी लगवा सकते हैं। तो वहां पर जो 45 प्लस की जो लोग हैं, तो 45 प्लस के लोगों को ये टारगेट किया गया है। 1 महीने के अंदर जैसे ही यहाँ पे सारी की सारी 45 प्लस की जो आबादी है उन्हें वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, तो सेम कार्यक्रम चलाया जाएगा पे 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए। और जैसे ही यहाँ पे देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जो रिसर्च है, मेरा एसोसिएशन है, उसके द्वारा यदि देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को देखिए मान्यता दे दी जाएगी, तो गारंटी से सेम स्कीम है जो बच्चों के लिए भी चलाए जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम। दिल्ली की बात करते हैं तो देखिए 11 जिले पड़ते हैं। अनिल बैजल पे एलजी है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, मनीष सिसोदिया पे उप मुख्यमंत्री है। 3 सीटें आती हैं राज्यसभा के अंदर, 7 सीट आती हैं लोकसभा में, और 70 सीट आती हैं विधानसभा के अंदर। ये भी फैक्ट यहाँ पे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला आपसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी आईएमडी के द्वारा यहाँ पे विश्व का जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो है 43। यस, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इंडिया देखिए मेंटेन किया हुआ है 43 रैंक ऑफ आईएमडी वर्ल्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में, जिसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। देखिए जितने भी आप देख पाएंगे यूरोपियन कंट्रीज हैं और जितने भी स्कैंडिनेवियन देश हैं,
वो सभी के सभी इनमें कहने के टॉप ही रहते हैं। तो इंडिया ने देखिए लास्ट ईयर की जो रैंक है वो मेंटेन की है 43 की अपनी इस इंडेक्स के अंदर, और जिसे देखिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें स्विट्जरलैंड टॉपर है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे डेनमार्क है। अगर ब्रिक्स कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया है 43rd पोजीशन पे, चाइना है 16th पोजीशन पे, रशिया है 45 पर, ब्राजील है 57 पे और साउथ अफ्रीका है 62nd पे। और देखिए बहुत सारे इंडेक्स में ना भी रैंकिंग आई है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत है 121 पोजीशन पे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये रिपोर्ट में देखिए भारत है 139 पोजीशन पे, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत आता है 40 पर, और वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में देखिए भारत आता है 142 पर। ये भी छोटी सी बात बता दी है। चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया 15 एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स। यहाँ पे जीपीआई के अंदर देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। देखिए तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग वो क्या है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो है यहाँ पे 135। हम शांति वाले देश हैं। देखिए तो यहाँ पे इंडिया की जो पोजीशन है वो है 135वीं इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स इन द जीपीआई, जिसमें आइसलैंड ने टॉप किया है। आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसे बोलते हैं आईईपी, जो सिडनी में है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके द्वारा इसे देखिए अनाउंस किया जाता है। और इंडिया देखिए 2 पोजीशन को अप कर चुका है। तो पहली पोजीशन पे आइसलैंड है 2008 से लगातार, दूसरी पर डेनमार्क है, तीसरी पे न्यूजीलैंड है, चौथे पे पुर्तगाल है। देखो ये बहुत ही शानदार बात की जा रही है। अगर बॉटम की बात करते हैं ना, तो अफगानिस्तान पिछले 4 सालों से लगातार विश्व के सबसे अशांत देशों में शामिल है, फिर यमन है, सीरिया और साउथ सुडान है। ये लास्ट में से बात यहाँ पे की जा रही है। आप यहाँ पे देख पाएंगे सारी की सारी बातें आपको मैं डिटेल से बता दी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में देखिए भारत के किस पूर्व धावक का जो निधन हो गया है, यहाँ पे कौन से स्प्रिंटर थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो उसका जो सत्य आंसर है वह है मिल्खा सिंह जी। यस, मिल्खा सिंह जी, हम फ्लाइंग सिख भी कहते हैं। इनका भी हाल ही में देखिए यहाँ पे पोस्ट कोविड जो कंडीशंस थी उनको देखिए यहाँ पे निधन हो गया, कोविड भी था इनको, तो इनका देखिए निधन हुआ भी हाल ही में। और हम जब बात करेंगे देखिए पद्मश्री मिला था 1959 में, और फ्लाइंग सिख का इन्हें दर्जा दिया गया है, ये बात आप जानते हैं। इनके ऊपर देखिए बहुत ही शानदार मूवी बन चुकी है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। ये इनकी जीवनी पर बनाई गई मूवी भी है भाग मिल्खा भाग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आपको मैंने बता दिया है कि अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं देखिए डायरेक्टर बनाया गया किसे यहाँ पे, वर्ल्ड टी और WTO मिशन का। तो इंडिया WTO मिशन के जो मिशन डायरेक्टर हैं वो है देखिए आशीष चंद्रोकर। ये आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे, आशीष चंद्रोकर है। तो यहाँ पे देखिए आशीष चंद्रोकर देखिए अपॉइंट किए गए एज डायरेक्टर एट इंडिया WTO मिशन। ये बात आप यहाँ पे देख पाएंगे जिनेवा में, जिसका मुख्यालय पड़ता है। तो यहाँ पे 3 साल के लिए इनको यहाँ पे देखिए डायरेक्टर बनाया गया, और ये बात आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट है यहाँ पे नजोगी ओकोंजो इवेला, जिन्हें अपॉइंट किया गया एज हेड ऑफ द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये पहली वुमेन बन चुकी है इस पोजीशन पे आने वाली, और ये पहली अफ्रीकन भी है जो चार्ज करने वाली इस पोजीशन के अंदर। हम जब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। ये आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे मुख्यमंत्री को आर्थिक सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है जो बनाई गई है, जो फाइनेंशियल मैटर पे उस राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देने वाली है। और ये इनिशिएटिव लिया गया पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के द्वारा या तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा। तो सत्य आंसर है तमिलनाडु। यस, तो तमिलनाडु ने देखिए यहाँ पे एक 5 सदस्यीय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को यहाँ पे बनाया है, जिसके अंदर नोबेल प्राइज विनर यहाँ पे एस्टर डुफ्लो है, फॉर्मर RBI के गवर्नर पे रघुराम राजन है, और साथ ही साथ हम जब बात करते देखिए अरविंद सुब्रमण्यम है जो यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जैन ड्रेजे हैं जो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट भी है। साथ ही साथ S नारायण भी हैं जो फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी थे और फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के। तो ये 5 सदस्यीय टीम है जो यहाँ पे एडवाइस करने वाली है MK स्टालिन को यहाँ पे आर्थिक सहायता देने के लिए। ये बात की जाएगी। अभी हाल ही में हम जब बात करेंगे MK स्टालिन के बारे में, इन्होंने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि वो 3 करोड़ रुपए देने वाले हैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को फ्रॉम तमिलनाडु। जो खिलाड़ी तमिलनाडु से है और ओलंपिक्स में यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल को जीत के आएगा, उसे उस राज्य सरकार के द्वारा, खासकर तमिलनाडु के राज्य सरकार के द्वारा 3 करोड़ रुपए है जो दिए जाएंगे। तो ये प्राइसेस यहाँ पे दी जा रही है। अब देखिए बहुत सारे प्लेयर्स है ना जो तमिलनाडु से, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेत्रा कुमारन है, वरुण ठक्कर है, KC गणपति है, G स्टैलिन है, A शरद कमल है, साथ ही साथ C भवानी देवी है, और पैरालंपियन है जिनका नाम है T मरियप्पन। ये सभी के सभी खिलाड़ी कहां से? देखिए तमिलनाडु से है।
हम देखिए जब तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पे बात की जा रही है, चेन्नई कैपिटल है, देखिए 38 जिले पड़ते हैं। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ पे गवर्नर है। एम के स्टालिन डीएमके पार्टी से मुख्यमंत्री बने हैं नए। 39 सीट आती है देखिए लोकसभा के अंदर, 18 सीट आती है राज्यसभा के अंदर और 234 सीट आती है यहाँ पे विधानसभा के अंदर। ये सारे सारे फैक्ट मैं आपको डिटेल से बता दिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा बना है कि कितने वर्षीय माविया सुडन है जो भी हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी है। तो उसका जो सत्य आंसर है वो यहाँ पे देखिए 23 यस 23 वर्ष की उम्र में ये बात की जा रही है। तो माविया सुडान देखिए इंडियन एयरफोर्स की पहली फीमेल फाइटर पायलट है फ्रॉम जम्मू कश्मीर। तो ये लांबेरी गांव से पड़ती है जो पड़ता है राजौरी जिले के अंदर जम्मू डिवीजन में। और यहाँ पे अभी पीओपी हुई थी उसमें ये शामिल कर दी गई है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। देखिए मैं अगर प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना तो इसका मतलब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह देखिए यहाँ पे पहली वुमेन्स थी जो कमीशन की गई थी एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द बेसिक ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मुख्यमंत्री उद्यमी यह योजना है जो यहाँ पे सभी वुमेन्स और यूथ के लिए वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो उसका जो सत्य आंसर है वो देखिए यहाँ पे बिहार है। यस मेरे साथियों, तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया गया जिसके अंदर कहा जा रहा है कि दो स्कीम्स हम चलाने वाले हैं। पहली यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री यहाँ पे महिला उद्यमी योजना जिसके तहत हम यहाँ पे प्रोमोट करने वाले हैं वुमेन्स और यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो राज्य के अंदर बैठ के अपनी व्यवस्था को बढ़ा सके और राज्य की जीडीपी में सहयोग दे सके। और ये दोनों के दोनों इनिशिएटिव लिए जाएंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया गया। आप जानते हैं कि 21 जून को विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो यहाँ पे देखिए उस दिन के उपलक्ष्य में मोदी जी के द्वारा यहाँ पे एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है एम योगा। यस एम योगा जो मोबाइल एप्लीकेशन से लॉन्च किया गया है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ऑथेंटिक योगा है जो आपको एक क्लिप पे मिलने वाला है और WHO और यहाँ पे एम योगा ने इनिशिएट किया गया है। अगर बात की जाएगी देखिए तो यहाँ पे मोरारजीभाई देसाई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ योगा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर यहाँ पे WHO के साथ मिलकर एम योगा एप्लीकेशन को बनाया जिसके अंदर यहाँ पे लर्निंग मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन मिलने वाले हैं ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट्स के अंदर। तो एम योगा ऐप बनाया गया और वन वर्ल्ड वन हेल्थ यहाँ पे इसकी जो थीम थी वो यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अभी इनमें से वो कौन सी सिटी है जो यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप कर चुकी है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अभी सामने आया उसमें देखिए बेंगलुरु ने यहाँ पे टॉप किया है। यस, तो दिल्ली यहाँ पे 5 कैपिटल्स में शामिल नहीं है और यहाँ पे देखिए टॉप करने वाले जो शहर है वो कौन सा है, बेंगलुरु है। अगर बात की जाए तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा देखिए ये यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया जाता है, इस इंडेक्स को देखिए निकाला जाता है। और इस इंडेक्स की हम जब बात करते हैं तो डीजी कौन है पे, वो सुनीता नारायण है। इसमें अगर बात करेंगे तो बेंगलुरु क्या देखिए यहाँ पे मोस्ट लिवेबल सिटीज है यहाँ पे भारत के अंदर। अब इतना भारत में यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज थे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वालिटी फ्लैट भी है, यहाँ पे इकोनॉमिक एबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी भी है और सिटीजन परसेप्शन सर्वे भी है। इन 4 पैरामीटर्स पर यहाँ पे ये पूरी लिस्ट जारी की गई थी जिसमें बेंगलुरु ने टॉप किया, दूसरे पे चेन्नई, तीसरे पे शिमला, फिर भुवनेश्वर, मुंबई, दिल्ली आती है 6वें पोजीशन पे, भोपाल, रायपुर, गांधीनगर और यहाँ पे जयपुर है। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि अभी हाल ही में हम जो बात करेंगे किसे देखिए यहाँ पे नेम्ड किया गया है मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए हम जो बात करेंगे तो विश्व बैंक के यहाँ पे IMF उच्च सलाहकार समूह का जो सदस्य है वो बने यहाँ पे मोंटेंग सिंह अहलुवालिया। यस, तो फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन है यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के मोंटेंग सिंह अहलुवालिया, जिन्हें देखिए मेंबर बनाया गया पे ऑफ ए हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ये बात आप देख पाएंगे यहाँ पे। चलिए, ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो नेतृत्व कौन करने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो टोक्यो ओलंपिक्स 2021 यहाँ पे खेला जाएगा टोक्यो के अंदर, उसमें भारतीय टीम की जो हॉकी टीम है उसके देखिए नेतृत्व करेंगे यहाँ पे कौन, मनप्रीत सिंह। यस, द राइट आंसर यहाँ पे क्या है, मनप्रीत सिंह है। तो मनप्रीत सिंह यहाँ पे लीड करने वाले इंडिया मैन हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। और साथ ही साथ देखिए वीरेंद्र और हरमनप्रीत को बनाया गया वाइस कैप्टन और यहाँ पे 16 टीम सदस्य जो जाने वाली है यहाँ पे आप देख पाएंगे। साथ ही साथ रानी रामपाल, देखिए आप उनकी फोटो यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो रानी रामपाल देखिए लीड करने वाली है वुमेन्स हॉकी टीम को यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। गलती से मैंने क्रिकेट बोल दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए इंडिया ने ना 4th रैंक प्राप्त की है यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अंदर और साथ ही साथ नरेंद्र बत्रा इन्हें री इलेक्ट किया गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है।
ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इनमें से वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाएगा, और ये 4th टाइगर रिजर्व बनने वाली है राजस्थान की। तो सत्य इसका जो आंसर है वो है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। यस, तो जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो पड़ता है बूंदी जिले के अंदर, इसे चौथा देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाएगा, और राज्य के अंदर ही चौथा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला क्षेत्र है। तो इस साल यस, इसी महीने की मैं बात करता हूं, देखिए 29 जुलाई की बात की जा रही है। तो आज यहाँ पे 7 जुलाई है, तो मैं आपको ये वीडियो 7 जुलाई को दे रहा हूँ, कंपैरिजन वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 29 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व टाइगर दिवस, यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे। तो उस दिन यहाँ पे इसे देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया जाएगा, जो 52nd जो टाइगर रिजर्व बनने वाला है इंडिया के अंदर। 1982 में यहाँ पे रामगढ़ विषधारी जो वन्यजीव अभयारण्य इसकी शुरुआत की गई थी, और ये बेसिकली रणथंभौर जो टाइगर्स रिजर्व है उसको प्रेरित किया गया है। तो राजस्थान के अंदर भी बेसिकली 3 देखिए टाइगर रिजर्व है, जिसमें रणथंभौर है, सरिस्का है और मुकुंदरा हिल्स है। ये 3 यहाँ पे क्या है, टाइगर रिजर्व है। और चौथा बन जाएगा पे चौथा देखिए बनने वाला कौन सा पे, रामगढ़ विषधारी। भारत के अंदर 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, और स्टार्टिंग में भारत के 9 राष्ट्रीय उद्यान थे, 9 क्षेत्र थे, 9 इलाके थे जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। चलिए, आपके लिए आज का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में यही है, आप मुझे उन यहाँ पे 9 क्षेत्रों के नाम जरूर बताएगा कि भारत के अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाले जो पहले जो 9 क्षेत्र थे उनके नाम क्या है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहां से। तो हर साल देखिए इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं, कब, यहाँ पे 29 जुलाई को। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा अभी जो टाइगर्स है वो मध्य प्रदेश में है, तो इनकी संख्या कितनी है, 526 है। दूसरे नंबर पे देखिए जो राज्य है वो है पे कर्नाटका, जहां पे टाइगर्स की संख्या कितनी है, 524 है। और मध्य प्रदेश को ही साथियों क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, बाघ प्रदेश भी कहते हैं। ये भी छोटे छोटे फैक्ट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पे जो रबड़ प्लांट है वो स्टैब्लिश किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भारत का जो पहला राज्य है, विश्व का भी पहला राज्य है, पहला जो क्षेत्र है वो है असम। यस, तो विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबर प्लांट है वो देखिए गुवाहाटी में एस्टैब्लिश किया गया है। आपको बताऊं मेरे साथियों, देखिए यहाँ पे सरुतारी जो सरुतारी फार्म है जो पड़ता है गुवाहाटी के पास में, इसे एस्टैब्लिश किया गया है। और ये जो प्लांट है ये डेवलप किया गया है केरला बेस्ड जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वहां पर। और ये जो प्लांट है ना, ये सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सस्टेन कर सकता है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए, हम बात करते हैं रबड़ के बारे में, तो रबड़ देखिए भारतीय पौधा नहीं है, ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडोनेशिया के क्षेत्र से, थाईलैंड के क्षेत्र से इसे भारत में उगाया गया था। और हम जब बात करते हैं तो अभी यहाँ पे केरला में सबसे ज्यादा मात्रा में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। खासकर हम जब बात करेंगे तो विश्व में चौथा सबसे, विश्व में छठवां सबसे ज्यादा जो रबड़ का उत्पादन है वो भारत के द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए असम की बात करते हैं, दिसपुर कैपिटल है, हिमंता विश्वा शर्मा यहाँ पे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जगदीश मुखी यहाँ पे गवर्नर है, ब्रह्मपुत्र मुखी नदी बहती है। यहाँ पे 7 राज्यसभा सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटें शामिल की गई हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बने हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे। तो उसका जो सत्य आंसर है वो है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी यहाँ पे बन चुके हैं। तो संजय यादव जी का देखिए पे आप कहते हैं कि कार्यकाल पूरा हो गया था, तो संजय यादव जी की रिटायरमेंट के बाद 26 जून को उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया पे जस्टिस भंडारी जी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 मार्च 1866 को इसकी स्थापना की गई थी। हेमा कोहली, तो हेमा कोहली देखिए यहाँ पे पहली वुमेन चीफ जस्टिस है तेलंगाना हाई कोर्ट की। और यहाँ पे विक्रमजीत सेन को देखिए अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ द डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल जो है डीएमसीआरसी। अब जो बात करेंगे तो एस मुरलीधरन यहाँ पे चीफ जस्टिस है उड़ीसा की, हिमा कोहली है तेलंगाना की, संजीव बनर्जी है मद्रास की, पंकज मित्तल है जम्मू कश्मीर लद्दाख के, राघवेंद्र सिंह चौहान है उत्तराखंड के, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी है सिक्किम के, और मोहम्मद रफी पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के। चलिए अभी हम बात करते हैं थोड़ा आगे इसके आगे। लक्ष्य तेरा सामने है जो गीत है वो किसके द्वारा यहाँ पे कंपोज और गाया गया है, जो ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग है इस बार टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, तो जो गाया गया पे मोहित चौहान के द्वारा। यस, आप देख पाएंगे कि लक्ष्य तेरा सामने जो मोहित चौहान के द्वारा गाया गया मेरे साथियों। तो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो भारतीय दल है ना, उसने अपना थीम सॉन्ग को लॉन्च कर दिया है। और ये थीम सॉन्ग यहाँ पे देखिए गाया गया है किसके द्वारा मेरे साथियों, आप यहाँ पे मोहित चौहान के द्वारा। और 50 सेकेंड्स का एक छोटा सा वीडियो था जहाँ पे शेयर किया गया था, रीजन शेयर किया गया था। देखिए ये सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए। चलिए
देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसे अपॉइंट किया गया एज फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सत्य आंसर है वो है कल्लम मल्लेश्वरी को, यस। तो ओलंपिक मेडलिस्ट है यहाँ पे कल्लम मल्लेश्वरी, जिन्हें वाइस चांसलर बनाया गया पे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। तो देखिए अरविंद केजरीवाल का पूरा ऑफिशियल ट्वीट है इसके लिए। हम देखिए जब बात करते हैं कल्लम मल्लेश्वरी के बारे में, तो 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये पहली भारतीय बनी थी इस मेडल को जीतने वाली, ओलंपिक मेडल को जीतने वाली। किसके अंदर? आप कहेंगे वुमेन्स वेट लिफ्टिंग के अंदर, यस। तो वुमेन्स वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने पहली यहाँ पे मेडल जीता था और ये बात यहाँ पे की जा रही है। वर्तमान के अंदर ये एफसीआई के चीफ जनरल मैनेजर या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा बैंक है जिसने आरोग्यम जो हेल्थ केयर बिजनेस लॉन्च हेल्थ केयर बिजनेस जो लोन है उसे लॉन्च किया? तो उसका जो सत्य आंसर वो यहाँ पे एसबीआई है। तो एसबीआई की बात मैंने आपको बता रहा हूं। देखिए तो एसबीआई ने क्या किया है, हेल्थ केयर सेक्टर को यहाँ पे देखिए पैंडेमिक में बहुत इफेक्ट हुआ है। इसके तहत ये कहा जा रहा है कि हम ना हेल्थ केयर सेक्टर को और इसके इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं और जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का जो लोन है हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि भारत के अंदर जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो और ज्यादा बढ़ सके। और ये जो लोन है ना आप 10 सालों के भीतर चुका सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है एसबीआई के द्वारा। अभी हाल ही में एसबीआई ने क्या किया है, यहाँ पे कवच जो पर्सनल लोन है जो कोविड स्ट्रेस कस्टमर्स ने उनको दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम जब बात करेंगे पे पद्म कुमार जो माधवन नैयर है, इनको देखें एसबीआई के अंदर पे अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ बैड बैंक। जो करंट मिस्टर नैयर है वो देखिए सर्व कर रहे हैं चीफ जनरल मैनेजर इन द चार्ज ऑफ स्ट्रेस एसेट ऑफ एसबीआई। एसबीआई की जब बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी और किस कमेटी की अनुशंसा पर? तो आंसर है गोरवाला कमेटी की अनुशंसा पर। अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर प्लीज बताइएगा, आप जरूर आंसर दीजिएगा मुझे कि एसबीआई के पहले चेयरपर्सन कौन रहते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन रहते। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पिछले 100 वर्षों के अंदर दुनिया के सबसे बड़े दानी कौन बने हैं। तो यहाँ पे जो सत्य आंसर है वो है भारत के यहाँ पे जमशेदजी टाटा, यस। तो जमशेदजी टाटा देखिए यहाँ पे रह चुके हैं विश्व के सबसे बड़े दानी पिछले 100 वर्षों के अंदर। और ये एक रिपोर्ट है जो सामने आई यहाँ पे, इसमें कहा जा रहा है देखिए साथियों कि इन्होंने 102.4 बिलियन ये जो पैसा है या इसकी जो प्रॉपर्टी इतनी दान की है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तो देखिए जमशेदजी टाटा है, फिर बिल्स है, मेलिंडा गेट्स है, हेनरी वेलकम है, हॉवर्ड ह्यूगर है, वॉरेन बफेट है, अजीम प्रेमजी हैं जो यहाँ पे इस पोजीशन पे आते हैं। तो टाटा ग्रुप्स का देखिए बहुत बड़ा कारोबार है। आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन के ऊपर कि कितने यहाँ पे बिजनेस एम्पायर्स हैं जो टाटा ने क्रिएट किए गए हैं, टाटा के अंडर में यहाँ पे काम करते हैं। चलिए साथी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना वो शुरू की है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया देखिए पश्चिम बंगाल के द्वारा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के द्वारा। इसमें यह कहा जा रहा है देखिए इसमें क्रेडिट लिमिट दी जाएगी 10 लाख की। जो बच्चे 10th क्लास से ऊपर है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 40% देखिए यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो ये बेसिकली बात यहाँ पे की जा रही है। और 4%, सॉरी नॉट 40%, 4%, तो 4% का जो इंटरेस्ट रेट है वो दिया जाएगा। और इसके लिए जो राज्य सरकार है ना वो ऐसे गारंटी ऐड करने वाली है कि हमारी गारंटी पे आप स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, 10 लाख रुपए तक की इनामी इसमें जो राशि वो मिलने वाली है। और 30 जून को इसे लॉन्च किया गया है। सिमिलर तरह से देखिए जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो लॉन्च की जा चुकी है पहले बिहार के अंदर अक्टूबर 2 2016 के अंदर। तो बिहार गवर्नमेंट ने भी 4 लाख रुपए के लिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम थी वो लॉन्च की थी स्टूडेंट्स के लिए। और उसके लिए भी यहाँ पे हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो यहाँ पे ये कहा गया था कि बिहार के जो विद्यार्थी जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो अभी पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम देखिए अपनी गारंटी पर 4 लाख रुपए का जो क्रेडिट है वो देने वाले हैं इस योजना के तहत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अभी किस संगठन के द्वारा सबसोनिक जो क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय, इसका जो सफल परीक्षण है वो कर लिया गया है। जो यहाँ पे एक टेस्टिंग है वो कर ली गई है। तो उसका जो सत्य आंसर है यहाँ पे देखिए डीआरडीओ, यस। तो डीआरडीओ ने क्या किया यहाँ पे देखिए बालासोर के अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसोनिक जो क्रूज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय, उसकी यहाँ पे टेस्टिंग कर ली है 1000 किलोमीटर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखिए जब बात करते हैं इसकी 8th टेस्ट फ्लाइट थी। इससे पहले यहाँ पे 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में फेल हो चुका था। लेकिन हम जब बात करते हैं मेरे साथियों तो फाइनली यहाँ पे टेस्ट इसका सक्सेस हो गया है। और इसकी जो स्पीड है ना वो यहाँ पे बाबर और यहाँ पे हम जब बात करते हैं टॉम हॉक से भी ज्यादा स्पीड मानी गई है, रेंज भी है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा भारत का वो पड़ोसी देश है जिसने आसपास के क्षेत्र में तिब्बत के अंदर पहले जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो चला दी है।
तो आप जानते हैं कि जो तिब्बत का इलाका है वो वर्तमान में चाइना के पास में, तो सत्य आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, चाइना होने वाला है। देखिए तो चाइना ने इनोग्रेट कर दी है पहली फुली इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन को तिब्बत के अंदर, बिल्कुल भारत के बॉर्डर के बिल्कुल पास में। और ये जो बॉर्डर है ना मेरे साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास में पड़ जानते हैं। आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के साथ में यहाँ पे जो पड़ने वाली लाइन इसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे बनने वाली लाइन को क्या कहते हैं साथियों, तो आंसर है मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा देखिए बनी थी यहाँ पे किस वर्ष में, 1914 में। बाकी जो लैंड बनी उसे बोलते हैं एलएसी, दैट इज लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पे भारत और चीन की सीमा सुरक्षा की जाती है पे आईटीबीपी के द्वारा, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली देखिए डीआरडीओ ने चांदीपुर के क्षेत्र से स्वदेशी रूप से विकसित किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, तो उसका जो सत्य आंसर है वो है पिनाका। यस, आप कह सकते हैं कि इंडिया ने देखिए पे टेस्ट किए हुए न्यू रॉकेट्स जिसका नाम है पिनाका। तो पिनाका देखिए मल्टी बैरल यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो यहाँ पे अभी टेस्टअप किए गए हैं चांदीपुर के कोस्टल एरिया से जो पड़ता है उड़ीसा के अंदर। और इससे देखिए डेवलप किया गया है पुणे बेस्ड आर्मेंट यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जिसे बोलते हैं ARD, साथ ही साथ में हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी HEMRL के द्वारा देखिए इसमें डेवलपमेंट की गई है। और इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है ना वो यहाँ पे जोड़ा गया है देखिए इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा। और भी हाल ही में भारत ने देखिए अग्नि-P यानी कि अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसकी भी टेस्टिंग कर ली है। किससे देखिए अपॉइंट किया गया है एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर, तो इसका जो सत्य आंसर है वो है सुरेश एन पटेल। यस, तो विजिलेंस कमिश्नर ने जब बात करते हैं तो सुरेश एन पटेल हैं जो एक्ट करने वाले हैं सीबीसी के अंदर। तो यहां पे देखिए इन्हें एक्टिंग जो चीफ कमिश्नर वो बनाया गया है। तो मिस्टर पटेल है ये अभी बने हैं यहाँ पे सीबीसी के अंदर यहाँ पे एक्टिंग। और संजय कोठारी का जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका था यहाँ पे। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जब बात करते हैं तो फरवरी 1964 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली में मुख्यालय पड़ता है। ये आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, वो दिया गया पे हाल ही में देखिए भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने अपनी सभी भर्तियों के अंदर से इंटरव्यू की जो प्रोसेस है उसे हटाने की बात कर दी है। तो अब चाहे किसी भी तरह की यहाँ पे भर्ती की जाएगी उस राज्य सरकार के अंदर, उसमें किसी भी पद के लिए इंटरव्यूज नहीं होने वाले, ऐसी घोषणा की यहाँ पे आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। यस, तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने कह दिया कि वो यहाँ पे सारे के सारे भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर से जो इंटरव्यू की प्रोसेस होती है उसे हटाने वाले हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए हो, चाहे वो A क्लास के लिए हो, चाहे वो B क्लास के लिए, यहाँ पे बात की जा रही है। इवन जो आयोग हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उनके अंदर भी जो पद होंगे ना मेरे साथियों वो बिना इंटरव्यू के भरे जाएंगे ऑन द बेस ऑफ द मेरिट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे केरला के स्विमर है जिनका नाम है सज्जन प्रकाश, वो रिसेंटली बन चुके हैं पहले भारतीय जो क्वालिफाई करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। अच्छा, कौन से भारतीय बने हैं, तो मैंने आंसर बता दिया पे पहले भारतीय बने हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दी। देखिए तो पहले भारतीय बने हैं तो सज्जन प्रकाश देखिए पहले भारतीय तैराक हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और वुमेन्स की जब बात करते हैं, देखिए वुमेन्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे माना पटेल यहाँ पे पहली भारतीय महिला बन चुके हैं जो स्विमर में क्वालिफाई कर चुकी है। मात्र यहाँ पे शायद 25 या 21 वर्ष की है, मुझे एक्चुअली डेट ईयर याद नहीं है, शायद 21-25 वर्ष में से कोई एक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिखते हैं, जीतेंगे तो पता चल जाएगा। अभी हाल ही में हॉकी इंडिया ने कितने खिलाड़ियों को यहाँ पे खेल रत्न के लिए देखिए नामांकित किया है, यहाँ पे नॉमिनेट किया है, तो जो सत्य आंसर वहां पे 2 है, यहाँ पे श्रीजेश को, दीपिका को। यस, तो हॉकी इंडिया ने देखिए नॉमिनेट किया पे श्रीजेश को, दीपिका को फॉर दी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे हॉकी इंडिया ने देखिए 2 खिलाड़ियों को प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया, जिसमें PR श्रीजेश हैं जो इंडियन गोलकीपर थे और दीपिका। और साथ ही साथ देखिए हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह को, वंदना कटारिया को और नवजोत कौर को नॉमिनेट किया फॉर दी अर्जुन अवार्ड। और RP सिंह और CH शंगी एबेलहाल को देखिए ध्यानचंद अवार्ड के लिए नामांकित किया। और BJ करियप्पा और CR कुमार को देखिए रिकमेंडेड किया पे द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। सिंपल सा फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं। चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। 2021 में कितने भारतीय मेडिकल कॉलेज है जिन्हें दुनिया के टॉप 100 मेडिकल कॉलेज में शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आपके लिए। तो यहाँ पे भारत के टोटल 6 मेडिकल कॉलेज है जिन्हें देखिए शामिल किया गया दुनिया के 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेज में। तो यहाँ पे 6 मेडिकल कॉलेज हैं भारत के जो अपनी जगह बना पाए हैं यहाँ पे विश्व के 100 बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें एम्स है, जिसमें आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जिसे बोलते हैं AFMC पुणे, यहाँ पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है JIPMER है, मद्रास मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो पड़ता है BHU के अंदर। यहाँ पे एम्स की जो पोजीशन है, जो रैंक है वो है 23 पोजीशन पे और AFMC पुणे पड़ता है 34 पोजीशन पे।
रिसेंटली हम देखिए जब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो यहाँ पे वो कौन से अटॉर्नी जनरल है जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए, तो उसका जो सत्य आंसर वो है के वेणुगोपाल। यस, तो वर्तमान में भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दो मेरे साथियों कि भारत के वर्तमान में 15वें यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल जी। देखिए हम जब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो भारत के सरकार का यहाँ पे मुख्य आप कह सकते हैं कानून अधिकारी है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आपको बता दूं कि हमारे संविधान के अंदर जो भाग 5 है, जो पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पार्ट 5 के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का वर्णन दिया गया है और यहाँ पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माना गया देखिए कंट्री के अंदर। हम जब बात करते हैं देखिए एमसी सीतलवाद के बारे में, तो एमसी सीतलवाद यहाँ पे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। और यहाँ पे जब बात की जाएगी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के बारे में कि वो पहले अटॉर्नी जनरल जो 2 बार अटॉर्नी जनरल बन चुके, तो आंसर पे क्या मेरे साथियों, आंसर पे सोली सौरभ जी। अभी तक भारत के देखिए 2 अटॉर्नी जनरल हैं जो 2 बार अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल पे आ चुके हैं। तो पहले थे यहाँ पे सोली सौरभ जी और दूसरे थे यहाँ पे मिलन के बैनर्जी, और के वेणुगोपाल यहाँ पे भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है। आपसे सिंपली क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है साथियों, ये था आज का हमारा सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो देखिए हमने जून महीने के जो लास्ट के 15 दिन की उनका पूरे कंपाइलेशन वीडियो आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है। चलिए अगर देखिए हम आगे चले, यहाँ पे साथियों एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेगा, तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। और आप जानते हैं कि मेरी स्पेशल क्लासेस हैं जो यहाँ पे दी जा रही है। अनअकैडमी के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस है, स्ट्रक्चर कोर्सेस हैं, और साथ ही बता दूं कि टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स के जो बैचेस आने वाले हैं। यदि आप यहाँ पे एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए संकल्प और सफलता बैचेस है जो शुरू किए जाएंगे मेरे साथियों 7 जुलाई से। यस, तो 7 जुलाई यानी कि हम आज से ही बात कर रहे हैं, तो आज से ही देखिए यहाँ पे नए बैचेस हैं जो लॉन्च होने वाले हैं। आपके संकल्प और सफलता बैचेस को लॉन्च किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो हो सकता है आपको इसी सब्सक्रिप्शन के लिए बाद में ज्यादा पे करना पड़े। तो गलती से भी ना ये मौका मत चूकिए। तो किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए जस्ट यूज द कोड यहाँ पे HTSIR10। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कहना था कि हमें ना बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हमें एसएससी, बैंक, आरबीआई, रेलवे की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अनअकैडमी है ना आप लोगों के लिए। आपके लिए कॉम्बो बैच है जो मिलने वाला है मात्र यहाँ पे 14,395 में, आफ्टर यूजिंग द कोड यहाँ पे HTSIR10। तो गलती से भी ये फीस पे मत कर देना, यहाँ पे कोड यूज करो मेरा, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस संडे होने वाला है बहुत ही शानदार एसएससी कॉम्बैट। तो कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपसे अनलॉक कोड पूछेंगे, अनलॉक कीजिएगा बाय यूजिंग द कोड HTSIR10। और यहाँ पे सभी के सभी नोट्स को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो है हरीश तिवारी सर अनअकैडमी। और साथ ही साथ आप मुझे एप्लीकेशन पे स्पेशल क्लासेस पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो साथ में ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। और याद कर लीजिएगा कि 11 जुलाई संडे को मेरी बहुत ही शानदार क्लास होने वाली केमिस्ट्री की, जहां पे आपको मैं बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन केमिस्ट्री को पढ़ाने वाला हूं। तो साथियों इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा, और उम्मीद करता हूं कोई क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और हम मिलेंगे और भी बेहतरीन सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।